गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आप चैप्टर रीड कर रहे थे दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का मतलब आप यहाँ पर समझते हैं। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या कहा गया है यहाँ पर, एक यूएसए एंड दूसरा यूएसएसआर। ठीक है, आपको पता है जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यूएसएसआर जो है वह उसमें 15 गणराज्य सम्मिलित थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोवियत संघ जो है, यूएसएसआर जो है सोवियत ब्लॉक, उसका विघटन क्यों हुआ था उसका रीज़न आज हम जानते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। दूसरी महाशक्ति थी, ठीक है, पहली महाशक्ति की यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो थी यूएसए। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। देखिए सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, हम ये रीज़न जानना चाहते हैं। लेकिन ये जो रीज़न हम जानना चाहते हैं इसका मतलब सिर्फ हम एक यही चीज़ नहीं जानना चाहते हैं, इससे और क्या चीज़ जानना चाहते हैं वो देखिए। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार टूटी है। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को नहीं पूरा कर सकी थी। देखिए यह चीज़ हम जानते हैं कि जो सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत यूनियन है, सोवियत ब्लॉक कह सकते हैं आप इसे, तो हम वहाँ जानते हैं कि जो उसकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थीं वो अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की जो आकांक्षाएं थी, एस्पिरेशंस थी, उनको नहीं पूरा कर सकी थी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा है। कई सालों तक अर्थव्यवस्था जो है उनकी गतिरुद्ध रही है, ठीक है, गिर गई उनकी अर्थव्यवस्था। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को सबकी नज़र से देखने लगी थी। देखिए जब उनकी इकोनॉमी गिर गई तो वहाँ की जो उपभोक्ता वस्तुएं थी, ठीक है, जिन कमोडिटीज़ की लोगों को रिक्वायरमेंट थी उनकी कमी हो गई और इसी की वजह से मतलब सोवियत संघ की जो एक बड़ी आबादी थी वह अपनी राज्य व्यवस्था को शख्स के नज़रिए से देखने लगी थी, उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसी हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। देखिए जो यह व्यवस्था है यह इतनी कमज़ोर कैसे हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ की जो इकनॉमी थी, ठीक है, इकनॉमी वहाँ की काफ़ी गिर गई थी, गतिरोध हो गई थी, बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। तो यहाँ देखिए ऐसे कौन से रीज़न थे कि जिसकी वजह से वहाँ की इकनॉमी डाउन चली गई थी, अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश जो प्रयोग है वह परमाणु हथियार, सैन्य साजो सामानों पर लगाया था। देखिए आपको पता है कि सोवियत संघ, ठीक है, और जो यूएसए हैं दोनों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर काफ़ी कंपटीशन था, ठीक है, दोनों ही अपने आप को महाशक्ति बनाना चाहते थे और इसी वजह से मतलब उनकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थी, जो उनके ज़्यादातर पैसे कहाँ लगे थे, परमाणु हथियारों में या जो सैन्य साजो सामान थे उन पर लगे हुए थे। उसने अपने संसाधन जो हैं वह पूरी यूरोप के पिछलगू देशों के विकास पर भी खर्च किए। देखिए पूर्वी यूरोप की जो 8 कंट्रीज़ उनमें सम्मिलित हुई थी उनके डेवलपमेंट पे भी उन्होंने खूब पैसा खर्च किया ताकि वे सोवियत के नियंत्रण में रह सके। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ एक और बात हुई कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। देखिए पहला रीज़न मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि जो सोवियत संघ था, ठीक है, उसने अपनी ज़्यादातर जो मतलब इन्वेस्टमेंट थी, जो अपने पैसे थे वो कहाँ लगाए थे, परमाणु हथियारों में लगाए थे, ये सैन्य रक्षा के जो भी सामान थे उनमें लगाए थे, या फिर जो पूर्वी यूरोपियन कंट्री उनके उन द्वारा अधिकृत की गई थी उनके डेवलपमेंट पे लगाए ताकि सोवियत संघ का जो नियंत्रण है वह उन पर बना रहे। दूसरी बात यह थी कि जो वहाँ के आम नागरिक थे, ठीक है, अब उनको भी मतलब पश्चिमी जो मुल्क हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनकी तरक्की के बारे में अब आम लोगों को जानकारी बढ़ गई थी। वे अपनी अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ जो है वह पिछड़ चुका था। देखिए आम नागरिकों को अब यह जानकारी हो चुकी थी कि
जो पश्चिमी मुल्क हैं उनकी तरक्की ज़्यादा हो रही है, उनकी इकनॉमी भी अच्छी है, उनकी राज्य व्यवस्था भी ज़्यादा अच्छी है। और सालों से यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही थी कि लोगों को बताया जाता था कि जो सोवियत राज्य व्यवस्था है वह पश्चिम देशों की जो पूंजीवाद है उससे बेहतर है। लेकिन सच्चाई जो है उसमें सोवियत संघ जो है वह पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। देखिए जो सोवियत संघ है वह अब काफ़ी पीछे जा चुका था क्योंकि उसकी इकनॉमी भी गिर चुकी थी। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ है वह पिछड़ चुका था और जो पिछड़ेपन की पहचान से लोग जो हैं वह राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरफ से उन्हें धक्का लगा था। सोवियत संघ प्रशासनिक राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। देखिए सोवियत संघ की यदि मैं बात करूं तो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। अब सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 70 सालों तक इस पर शासन किया था और यह पार्टी अब जनता के लिए जवाबदेह नहीं रही थी। गतिरोध जो प्रशासन था, भारी भ्रष्टाचार था, अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। देखिए जो पार्टी के अधिकारी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी थे, कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने 70 साल तक सोवियत संघ पर प्रशासन किया था, तो उसके जो अधिकारी थे उन्हें आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार जो है वह खिसकता जा रहा था। जो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह सरकार की वह सरकार उससे विमुख हो चुकी थी। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। मिखाइल गोर्बाचेव ने यह प्रॉमिस किया था कि वह ऐसे सुधार करेगा, उनमें ऐसा वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी में लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया था। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का भी उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ क्यों टूटा। देखिए जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है, उन्होंने इन चीज़ों का प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर रिफॉर्म्स करेंगे, सुधार करेंगे और इसका उन्होंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। वो अपनी जो समस्याएं थी यहाँ पर उनका ठीक ठाक से निदान भी कर रहे थे और अपने सुधार के प्रयासों में भी लगे हुए थे। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ था कि जो सोवियत संघ टूट गया था। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली यही पढ़ रहे हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, उसके मुख्य रूप से रीज़न क्या थे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर किया है कि वहाँ की जो इकनॉमी है वह काफ़ी डाउन हो गई थी। उपभोक्ताओं को जो वस्तुएँ चाहिए उनमें भी काफ़ी कमी आ गई थी। लोग इस वजह से अपनी राजनीति के ऊपर, अपने प्रशासन के ऊपर शक जताने लग गए थे, ठीक है। दूसरी बात, जो उनकी इकनॉमी है वह इतनी डाउन क्यों हो गई थी। अब सेकंड क्वेश्चन तो यही बनता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो ये बन रहा है कि उनकी इकनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो परमाणु बम बनाने में अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ठीक है। दूसरा, वो जो है जो सैनिक शासन के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। फिर तीसरी बात यहाँ पर क्या थी कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, 8 कंट्री जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जो सोवियत संघ में सम्मिलित हो गई थी, उन पे अपना वर्चस्व, अपना नियंत्रण बनाने के लिए, उनके विकास के लिए भी पैसा खर्च कर रहे थे। और इसी दौरान जो आम लोग थे उनको पश्चिमी देशों की जो तरक्की थी उनके बारे में पता चला, इसलिए वो अपनी जो प्रशासन था उससे वे काफ़ी खता हो गए थे। या ये कह सकते हैं कि उनको मनोवैज्ञानिक रूप से, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी धक्का भी लगा था इन चीज़ों को जानकर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी 70 ईयर्स से यहाँ पे रूल कर रही थी वो अब लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं थी और जो पार्टी के जो अधिकारी होते थे उन्हें आम नागरिकों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते थे, ठीक है, इसलिए भी लोग उनसे खिन्न हो चुके थे। मिखाइल गोर्बाचेव थे, वो सुधार चाहते थे बट उन्होंने कोशिश भी की, फिर उसके बावजूद भी सोवियत संघ का बिखराव हो गया था। उसका रीज़न क्या था, इस बिंदु पर आकर
उत्तर ज़्यादा जो है वह विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति को हम आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएँ। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोरबाचियों ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया था। देखिए, जब मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ छूट दे दी, व्यवस्था में ढील दे दी, इससे जो लोगों की आकांक्षाएं थी और जो अपेक्षाएं थी अपेक्षाएं थी उनमें मतलब ऐसा ज्वार उबड़ा था, ऐसा मूड आया था कि जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है, और इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की यह सोच थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। देखिए, सोवियत संघ का जो एक तबका था, एक सेक्शन था, वो ये सोचता था कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज़ गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए थे। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ। यह संभव है उन्हें धीमी गति से फ़ायदा हो रहा था। जनता के हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत संघ से फ़ायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेष अधिकार जो है वह अब कम हो गए हैं। देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से लाभकारी थे, तो वे कम्युनिस्ट पार्टी के हित में थे, और जो मिखाइल गोर्बाचेव जो भी पॉलिसीज़ बना रहे थे उनके बिल्कुल ही विपक्ष में थे। क्यों विपक्ष में थे? क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो उनके विशेष अधिकार हैं वो अब कम हो गए हैं, और जो गोर्बाचेव हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का जो समर्थन है वह हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बढ़ गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन ना होता, लेकिन एक घटना, देखिए मैंने आपको एग्जैक्टली रीज़न बताए, जो भी उनकी इकोनॉमी डाउन गई या इकोनॉमी फॉल जो हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड मैंने आपको बताया कि वो इकोनॉमी फॉल क्यों हुआ, वहाँ के लोग मतलब किस चीज़ को लेकर अवेयर हो गए थे, वो जो जन संग्रह हो रहा था वो उनके अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों हो गया था। फिर मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सोवियत संघ नहीं बिखरता, लेकिन उसकी एक घटना और है। एक घटना ने अधिकांश प्रवेशकों को चौंकाया और सोवियत संघ के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना जो थी वह राष्ट्रवादी भावनाओं की संप्रभुता की इच्छा के उभार थी। रूस और बाल्टिक गणराज्य के अंदर कौन कौन है? एस्टोनिया है, लताविया है और लिथुनिया है, यूक्रेन है तथा जॉर्जिया जैसी जो कंट्रीज हैं। सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीय और संप्रभुता के भाव का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना जो है और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते या ना होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्रीयता की भावना है, उसकी जो तड़प है वह सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी। चाहे सुधार यहाँ पर होते बेटा, आप चाहे नहीं होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष जो है वह होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार जो थे, सोवियत संघ काफ़ी बड़ा हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पे जो विविधता थी और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों से असंतोष को इस सीमा तक भड़का दिया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा था। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार जो है वह सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह है कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य जो थे, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र में सबसे पहले नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव
घर कर गया था कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। देखिए, जो पिछड़े इलाके सम्मिलित हुए थे, तो ये जो डेवलप कंट्री थी, ठीक है, जो समृद्ध कंट्री थी, वो भी ये सोच रही थी कि जो पिछड़े राज्य इनमें सम्मिलित किए गए हैं, इसकी वजह से इन्हें इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है। नाउ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, देखिए, वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? सोवियत जो यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन, उसका विघटन जो है वह क्यों हुआ था? विघटन मतलब जो वो लास्ट में टूटकर 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था, उसका रीज़न क्या था वो देखेंगे। हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट? जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, अचानक से उसका विघटन क्यों हुआ, सडनली वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुई? दिस इज ए क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन। ये जो क्वेश्चन है वर्थ आस्किंग, नोट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म, but also because it is not the first and may not be the last political system to the collapse। ये कहता है कि इसमें हमने ये क्वेश्चन किया है कि उसका डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन सिर्फ यह जानने के लिए नहीं किया है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ है या कम्युनिज्म का एंड क्यों हुआ है, बट ऑल्सो इसलिए किया गया है इट इज़ नॉट द फर्स्ट। ये है कोई पहला ऐसा मतलब संगठन नहीं है कि जिसका विघटन हुआ हो, और ना ही ये है कोई आखिरी है। वाइल देयर आर ए यूनिक फीचर ऑफ द सोवियत कलेप्स, फिर भी मतलब कुछ ऐसे फीचर्स रहे होंगे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ है। देयर मोर बी जनरल लेसन्स, और कुछ जनरल लेसन्स हो सकते हैं टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस। दिस इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ Soviet political and economic institution which failed to meet the aspiration of people and were responsible for the collapse of the system। ये कहता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो सोवियत जो संघ था उसका जो राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से जो उसके संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो गई थी और वह लोगों की आकांक्षाओं को फुलफिल करने में असमर्थ हो गई थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। इकोनॉमिक स्टेगनेशन, जो उनकी इकोनॉमी जो है वह जो गतिरोध हो गई थी, इकोनॉमी जो उनकी फॉल हो गई थी, इकोनॉमी फॉल जो हुआ था, मैनी ईयर्स लेट टू सर्व कंज्यूमर शॉर्टेज, उपभोक्ताओं की जो वस्तुएं थी उनमें भी कमी आ गई थी इस वजह से। एंड ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगेन द डाउट एंड द क्वेश्चन द सिस्टम एंड टू डू सो ओपनली। और इसी तरीके से जो सोवियत सोसाइटी थी, जो सोवियत समाज था, उसने अपनी राजनीति जो थी उनकी उस पर शक करना स्टार्ट कर दिया और क्वेश्चन उस सिस्टम के ऊपर पुट करने स्टार्ट कर दिए, टू डू सो ओपनली, और यह खुले आम हुआ। वाई डिड दिस सिस्टम बिकम वीक? रीज़न क्या था कि जो सिस्टम इतना वीक हो गया था, इसकी इकोनॉमी जो फॉल हो गई थी, इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि ये कंज्यूमर गुड्स भी लोगों को अवेलेबल नहीं करवा पा रहा था, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? एंड वाई द इकोनॉमी स्टेगनेट? द आंसर इज़ पार्शियल क्लियर। जो आंसर है वह कुछ रूप तक क्लियर है। जो सोवियत इकोनॉमी है यूज़ मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज, सोवियत अर्थव्यवस्था ने, सोवियत इकोनॉमी ने अपने ज़्यादातर रिसोर्सेज को मेंटेन, अपने ज़्यादातर रिसोर्सेज का प्रयोग किया। किस चीज़ के लिए प्रयोग किया? मेंटेनिंग इन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट इन द ईस्टर्न यूरोप विद इन द सोवियत सिस्टम टू द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इन पर्टिकुलरली। ये कहता है कि जो सोवियत इकोनॉमी है उसका सबसे ज़्यादा गिरने का रीज़न क्या था कि क्योंकि सोवियत इकोनॉमी ने अपने रिसोर्सेज का जो प्रयोग है वह न्यूक्लियर वेपन को मेंटेन करने में, मिलिट्री आर्सेनल में, या फिर जो कंट्रीज सोवियत यूनियन में इंक्लूड हुई थी उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया था। एशियन जो रिपब्लिक है इन पर्टिकुलरली, दिस लेड टू ए हिज इकोनॉमिक बर्डन, इसकी वजह से उस पर ज़्यादा आर्थिक बर्डन आ गया था, दैट द सिस्टम कुड नॉट कॉप विद, और ऐसे सिस्टम को जो उस पर वो जो बर्डन आया था, प्रशासन उसे कॉप नहीं कर पाया, उसे बियर नहीं कर पाया। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी जो सिटीजन थे, इसी समय पे जो आम लोग थे, बिकम मोर नॉलेजेबल, उन्हें ज़्यादा ज्ञान हो गया था अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट का जो
इकोनॉमिक एडवांस जो मतलब तरक्की कर रहा था वेस्ट वाली जो कंट्रीज़, उनके बारे में उन्हें ज़्यादा ज्ञान हो गया था। एंड दे कुड सी द डिस्पैरिटीज़, और वो उन डिस्पैरिटीज़ को देख सकते थे, उस डिफरेंसेस को देख सकते थे जो उनके सिस्टम में और जो पश्चिमी देश हैं उनके सिस्टम में थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट द सोवियत system was better than the western capitalism, the reality of its backwardness come as the political and psychological shock। ये कहता है कि बहुत सालों तक मतलब लोगों को ऐसा बताया गया था कि जो सोवियत सिस्टम है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कैपिटलिज्म, लेकिन रियलिटी क्या थी, जो इसका पिछड़ापन था, जो इसका बैकवर्डनेस जो आई थी, उसकी वजह से लोगों को पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही शॉक लगे थे। द सोवियत यूनियन हैड बिकम द स्टेगनेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल, और जो सोवियत यूनियन थी, जो सोवियत संघ था, वह गतिरोध हो गया था प्रशासन के मामले में भी और राजनीतिक सफलता के मामले में भी। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 ईयर्स, जो कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों से मतलब यहाँ पर शासन कर रही थी, वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, वह लोगों के लिए अब उत्तरदायी नहीं रही थी। ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय द स्लो एंड स्टिफिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट यहाँ पर करप्शन था, एंड इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक, और जो यहाँ का जो सिस्टम था वह अयोग्य था अपनी गलतियों को सुधारने में। एंड इट हैड मेड द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट, और जो सरकार का खुलापन था, एंड द सेंट्रलाइजेशन, और जो पावर का जो है वह केंद्रीकरण कर दिया गया था ऑफ द अथॉरिटी इन द वेस्ट लैंड, इतनी बड़ी लैंड के ऊपर जो सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था, पावर जो है वह सारी सोवियत यूनियन के अंडर ही चली गई थी। वह स्टिल, और इससे भी ज़्यादा बेकार चीज़ें जो थी वो क्या थी, द पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पार्टी के अधिकारी थे, गेन मोर प्रिविलेज, उन्हें ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त थे देन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो आम लोग हैं उनके कंपैरिजन में। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स, एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वह अपने सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं थे, अपने रूलर से सेटिस्फाई नहीं थे। गोर्बाचेव रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स, और जो गोर्बाचेव थे वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे, इन्हें रिजोल्व करेंगे। गोर्बाचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, गोर्बाचेव की जो प्रॉमिस था वह था कि वह इकोनॉमी में सुधार करेगा, कैचअप विद वेस्ट, और वह पश्चिमी देशों की तरह मतलब अपनी पकड़ बनाएगा। एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और प्रशासन जो तंत्र है उसको उसमें काफ़ी खुलापन करेगा या काफ़ी ढील देगा। यू मे वंडर व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ गोर्बाचेव एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म। देखिए आप यहाँ पर ये सोचिए कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे यह चीज़ सोचकर कि सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड क्यों हुआ था, जबकि जो गोर्बाचेव हैं वो मतलब इन चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स थी उनका डायग्नोसिस, उनमें उनका उपचार कर रहे थे, उनका निदान कर रहे थे। एंड हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म, और उसने शुरुआत भी कर दी थी इन सुधारों की। हेयर इज वेयर द आंसर बिकम मोर कंट्रावर्सल, यहाँ पर आकर जो यह क्वेश्चन है वह काफ़ी कंट्रावर्सल हो जाता है, एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन फ्यूचर हिस्टोरियन टू गाइड अस बेटर, और हम जो हैं वह डिपेंड हो जाते हैं जो हमारे भविष्य के इतिहासकार हैं उन पर। द मोस्ट बेसिक आंसर सीम्स टू बी दैट व्हेन गोर्बाचेव कैरिड आउट हिज रिफॉर्म, सबसे ज़्यादा मतलब बेसिक आंसर इन चीज़ों के बारे में कहाँ से पता चलता है कि जब जो गोर्बाचेव हैं वो इन सुधारों को कर रहे थे, एंड लूजन द सिस्टम, और जब उन्होंने ये पूरे सिस्टम को लूजन मतलब ढील दे दी थी। ही सेट इन मोशन फोर्सेस एंड एक्सपेक्टेशन दैट फ्यू कुड हैव प्रेडिक्टेड एंड बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, और इसी स्थिति में जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई थी और जिन्हें हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एंड बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, और जिन पर जो नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। देयर वर सेक्शंस ऑफ सोवियत सोसाइटी, और यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो सोवियत सोसाइटी के हैं, विच फील्ड
जो महसूस करते हैं दैट द गोर्बाचेव शुड हैव मूव मच फास्टर, कि गोर्बाचेव जो है वह काफ़ी फास्ट मूव कर रहे हैं एंड वर डिसअपॉइंट, और इसकी वजह से वो क्या हो गए, लोग जो वहाँ के वो डिसअपॉइंट हो गए एंड इम्पेशेंट, और वो पेशेंट जो उनके थे उनको खो बैठे एंड दे डिड नॉट बेनिफिट इन वे दे हैड होप्ड, और उन्हें इस तरीके से फ़ायदा नहीं मिला जैसा कि वह सोच रहे थे, और दे बेनिफिटेड टू स्लोली, या ऐसा हो सकता है कि जो उन्हें लाभ है वह काफ़ी धीमी गति से मिल रहा था। अदर्स स्पेशली मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरे वो लोग जो सदस्य थे कम्युनिस्ट पार्टी के, एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम, और जो इस सिस्टम में इंक्लूडेड थे, टुक एग्जैक्टली द अपोजिट व्यू, उनका बिल्कुल ही इससे अपोजिट विपक्ष में मतलब उनकी थॉट थी। दे फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेज वर इरोडिंग, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जो उनकी शक्ति हैं, जो उनकी पावर हैं और जो उनके प्रिविलेजेस हैं वर इरोडिंग, वो कम होते जा रहे हैं। एंड गोर्बाचेव वॉज मूविंग टू क्विकली, और गोर्बाचेव जो है वह काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये कह सकते हैं कि क्विकली मूव कर रहे थे। इन दिस टग ऑफ द वार, और इस स्थिति के अंदर गोर्बाचेव जो थे उन्होंने चारों तरफ से अपना सपोर्ट खो दिया, और जो पब्लिक ओपिनियन था वो भी डिवाइड हो गया। इवन दोज हु वर विद हिम, और यहाँ तक कि जो उसके साथ थे, बिकम डिसइल्यूजन, उन्हें भी भ्रम हो रखा था, एज दे फेल्ट दैट ही डिड नॉट एडिक्वेटली डिफेंड हिज ओन पॉलिसीज, वह अपनी ही पॉलिसी से अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन बट फॉर अनदर डेवलपमेंट, देखिए ये सब कुछ जो हुआ था उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता था कि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई जो मतलब ऑब्जर्वर्स से उन्हें भी सरप्राइज कर दिया। एंड इंडीड मैनी इंसाइडर्स, जो इसके अंदरूनी जो प्रॉब्लम थी उन्हीं की वजह से, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म, जो राष्ट्रीयता की भावना उनमें उभर रही थी, एंड द डिज़ायर ऑफ सोवरेनिटी, और जो उनकी इच्छा थी सोवरेनिटी के लिए, विद इन द वेरियस रिपब्लिक, जो कौन कौन सी गणतंत्र ऐसे थे जिनमें ये भावनाएं थी, जैसे कि रशिया है, बाल्टिक रिपब्लिक्स की बात करें तो उसमें इस्टोनिया, लतविया और लिथुनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया सम्मिलित हैं, एंड अदर्स प्रूव्ड टू बी फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, और ये जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही था। हियर अगेन देयर आर डिफरिंग व्यू, और यहाँ पर कुछ अन्य व्यू भी हैं। वन व्यू क्या है, फर्स्ट व्यू देख लेते हैं, इज दैट द नेशनलिस्ट अर्ज, जो नेशनलिस्ट राष्ट्रीयता की जो भावना उनमें उभर कर आई थी, एंड फीलिंग वर वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन, दैट वेदर आर नोट रिफॉर्म हैड अकर देयर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन। देखिए यदि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स थी यदि इनको रिजॉल्व भी कर दिया जाता, ठीक है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर इंटरनल स्ट्रगल जो है वह होना ही था। दैट इज़ ए वट इफ़ ऑफ हिस्ट्री, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह एक इतिहास की बात है, बट श्योरली इट इज़ नॉट अनरीजनेबल, लेकिन हम इसे तर्कसंगति नहीं कह सकते हैं, बिकॉज जो यहाँ का साइज़ है वह काफ़ी ज़्यादा था, एंड डाइवर्सिटी जो है सोवियत यूनियन में वह भी ज़्यादा थी, एंड इट्स ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम, और यहाँ पर अंदरूनी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी। अदर थिंग्स दैट गोर्बाचेव रिफॉर्म स्पीडेड अप एंड इंक्रीज नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन टू द पॉइंट दैट द गवर्नमेंट एंड द रूलर्स कुड नॉट कंट्रोल इट, और कुछ ऐसे भी हैं जो यह सोचते हैं कि जो गोर्बाचेव ने सुधार किए थे उनकी स्पीड अप की वजह से मतलब जो लोग हैं उनमें जो डिससेटिस्फेक्शन था, असंतुष्टि जो थी वह काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ गई, और वह इस तरीके से बढ़ गई कि जो रूलर हैं, जो प्रशासक हैं और जो गवर्नमेंट है वह उस पर कंट्रोल ना कर सकी। आयरनिकली ड्यूरिंग द कोल्ड वार many thought that nationalist unrest would be the strongest in the Central Asian Republic given their ethnic and religious difference with the rest of Soviet Union and their economic backwardness। और विडम्बना की बात यह है कि कोल्ड वार के बाद बहुत सारे ऐसे सोचते थे
कि जो नेशनलिस्ट हैं अनरेस्ट वुड बी स्ट्रोंगेस्ट, वो जो मतलब नेशनलिस्ट रास्ते था, जो राष्ट्र उसमें सम्मिलित हुए थे, वो सोचते थे कि हम काफ़ी मतलब स्ट्रोंग होंगे, हमें हमारे साथ कोई भी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. However, as the thing turned out, national dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in more European and prosperous part. और यहाँ से यदि हम देखें तो जो नेशनलिज्म डिससेटिस्फेक्शन की जो भावना उत्पन्न हुई थी वह ज़्यादातर सोवियत यूनियन के उस पार्ट में हुई थी जो ज़्यादा समृद्ध था. जैसे कि यूरोपियन पार्ट था, यूरोपियन पार्ट और प्रॉस्परस पार्ट कौन थे? रशिया था, बाल्टिक एरियाज थे, एज वेल एज यूक्रेन एंड जॉर्जिया थे. ऑर्डिनरी पीपल हेयर फेल्ट एलिनेटेड, और जो आम लोग थे वो अपने आप को बिल्कुल ही अलग थलग महसूस कर रहे थे द सेंट्रल एशियन से एंड फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से. एंड कंक्लूडेड ऑल्सो दैट दे आर पेइंग टू हाई एन इकोनॉमिक प्राइस टू कीप द मोर बैकवर्ड एरियाज विद द सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन के साथ जो बैकवर्ड एरियाज सम्मिलित किए गए थे उनकी वजह से जो ये प्रॉस्परस और यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको ज़्यादा इकोनॉमिक पे करना पड़ रहा है. ठीक है, मतलब उनकी वजह से सर्वाइव किनको करना पड़ रहा है? जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताई, रशिया वगैरह, बाल्टिक एरियाज़ वगैरह और यूक्रेन जॉर्जिया को सर्वाइव करना पड़ रहा है. इसी वजह से सोवियत जो यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था.